तो स्वागत आप सभी का एचडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भारतीय संविधान में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर 6वां। इससे पहले हमने आपको 5 टेस्ट करा दिए। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इन 5 टेस्ट को दीजिएगा, तभी आप जो है कंटिन्यूटी हमारे साथ बना पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है यह चैप्टर वाइज सारे बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन कवर कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आज का बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं साथी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इस क्वेश्चन पेपर को पहले डाउनलोड कर लीजिए, फिर खुद से एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, खुद से आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद यूट्यूब पर आकर के मिलाइए कि आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। इससे आपका एक बेहतर प्रैक्टिस बन जाएगा और जो गलतियां हैं वो दोबारा गलत नहीं होंगी। तो इसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे टेलीग्राम का चैनल है वहां से। ठीक है, चलिए मेरे भाई आसान से क्वेश्चन से बढ़ते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में डॉट डॉट तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, यानी संघ की कार्यपालिका का वर्णन कहाँ पे किया गया। तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, आप कहोगे सर भाग 5 यह किससे संबंधित है, तो आप कहोगे सर यह संघ सरकार से संबंधित है, यानी केंद्रीय सरकार से संबंधित है। ये बात तो आप सही जानते हैं। ठीक है, और आप कहोगे सर जो भाग 5 का आर्टिकल सी अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर के 151 तक में, ठीक है, संघ सरकार की बात की गई है। तो ये बात तो सही है, पर यह संघ सरकार की बात की गई है, ना कि संघ की कार्यपालिका। तो 52 से 151 तक के बीच में ही कहीं पड़ता है। तो आप कहोगे सर 52 से 151 में अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, ए वाला राइट हो जाएगा आपका पहला वाला। ध्यान से समझिए क्योंकि इस पूरे चैप्टर को हमें पढ़ना है और इस भाग के अनुसार ही हम चलेंगे। देखिए मेरे दोस्त, जानते हैं आप लोग भाग 5 में दिया हुआ है संघ सरकार के बारे में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में, जो कि कुल टोटल 5 अध्याय में है और हमें इन पांचों को पढ़ना है। कितने अध्याय में? 5 अध्याय में। अब आप देखेंगे जो आपका अध्याय 1 है, भाग 5 का अध्याय 1, वह संघ की कार्यपालिका के बारे में बताता है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में हम लोग संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। इसी का आप देखेंगे तो भाग 5 का अध्याय 2 साथियों, यह संसद के बारे में है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक में संसद का उपबंध दिया गया है। इसी प्रकार से इसका जो अध्याय 3 है उसमें सिर्फ एक आर्टिकल होता है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि अनुच्छेद 123 में दिया गया है। इसी तरह से भाग 5 का अध्याय 4 होता है, जो कि संघ की न्यायपालिका, खास करके संघीय न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है साथी, और यह अनुच्छेद 124 से 147 तक में दिया गया है। इसी का अध्याय 5वां जब हम पढ़ेंगे तो भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, अनुच्छेद 148 से 151 तक में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से संघ सरकार अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और अनुच्छेद 151 पे जाकर के खत्म होगा। तो इनको अब हम चैप्टर वाइज धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। आज के पूरे सेशन में हम कोशिश करेंगे कि संघ की कार्यपालिका का 99% हिस्सा कवर कर दिया जाए। 1% हिस्सा रह जाएगा, जो कि इसके साथ हम लोग संसद के साथ, संसद का साथियों 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा। इसके साथ फिर ये आसान सा है जो कि इसी में कवर हो जाएगा। न्यायपालिका में हमें एक वीडियो कवर करना पड़ेगा और एक वीडियो में लगभग में भारत के नियंत्रक, मतलब ये दोनों लोग एक ही वीडियो में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यूटी आप हमारे साथ बनाए रखिए, जो होगा आगे देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा साथी, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, संघ सरकार का वर्णन किया गया है, ना कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सही करिएगा। 52 से लेकर के 78 यहाँ पे होना चाहिए, कोई बात नहीं है, 78 होना चाहिए तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है? ठीक है, इसे कह रहा है साथी। तो अगर आप देखेंगे तो संघ की कार्यपालिका में यहाँ पर निर्वाचन आयोग शामिल नहीं होगा। कौन? निर्वाचन आयोग शामिल नहीं होगा। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा डी आपका राइट आंसर। दरोगा भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए संघ की कार्यपालिका में जो अध्याय 1 था, आपने अभी पढ़ा कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 में, कौन से अध्याय में? तो आप कहोगे सर अध्याय 1 में कौन से अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। और 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? तो साथियों इसमें राष्ट्रपति आते हैं, इसमें हम उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, और हम महान्यायवादी के बारे में।
यानी ये 5 लोग जो होते हैं साथी, वह अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। अब हमें एक एक जन के बारे में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कह रहा साथी जो अनुच्छेद 53 है इसके अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। तो संघ के जो साथी रक्षा बल है, कह रहा है इनका जो हेड होता है, चीफ होता है, मतलब मेन होते हैं, वह राष्ट्रपति में, मेन पावर राष्ट्रपति के अंदर ही निहित होता है। अब कह सकते हैं कि राष्ट्रपति इसके हेड होते हैं ऐसा। लेकिन मेरे दोस्त ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो आर्टिकल 53 में ये बात नहीं कहा गया है। आर्टिकल 52 में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 52 में, कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। होंगे का मतलब होंगे, उनका पद कभी खाली नहीं होगा साथी, ये बात आर्टिकल 52 में कहा गया। तो पहला गलत हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका हो जाएगा सही जवाब। जो है राष्ट्रपति तीनों बलों के सर्वोच्च मतलब होते हैं, हेड होते हैं साथी, ठीक है। तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सुनिए अनुच्छेद 52 क्या कहता है मेरे दोस्त, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 53 में वैसे 3 पार्ट है पर हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण होता है, इन दोनों को समझिएगा। अनुच्छेद 53 का 1 और 53 का 2। 53 का 1 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति के अंदर होगा। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, याद रखिएगा। और यही पर लगे हाथों अगर हम आपको बताएं तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और उन्हें सलाह देने के लिए एक क्या होगा साथी, एक होगा आपका मंत्रिपरिषद, जिसके जो हेड होंगे वह प्रधानमंत्री होंगे। तो यही जो अन्य अधिकारी दिया है ना, अधीनस्थ अधिकारी, ये वही मंत्रिपरिषद के अधिकारी ही होते हैं जो मंत्री होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 15 का 3 क्या 2 क्या कहता है, ये कहता है कि जो संघ के जो रक्षा बल हैं, जैसे हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना है, इनका जो सर्वोच्च समादेश है वो राष्ट्रपति में निहित होता है और वह इसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होता है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से। तो वह इसका प्रयोग कैसे करते हैं, विधि द्वारा विनियमित करते हैं अपने इस वाले शक्ति का। तो अगर आपसे पूछे कि तीनों बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है, तो आपका जवाब होगा किसमें, राष्ट्रपति में, ना कि संसद में। अगला सवाल है साहब, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। कभी आप गए निर्वाचन करने राष्ट्रपति का, तो जवाब होगा नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्य के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। बात तो सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो देखिए साहब, मनोनीत सदस्य निर्वाचन में कहीं भी भाग नहीं लेते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं ये कहीं भी भाग नहीं लेंगे, तो ये वाला आप काट दीजिए, केवल एक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रकार साहब आपका पहला हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक एक प्रश्न को बाकायदे, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो हमने आर्टिकल 52 पढ़ लिया, आर्टिकल 53 पढ़ लिया, अब हम आर्टिकल 54 पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो पहली बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में उपबंध दिया गया है। तो आप कहोगे सर आर्टिकल 54 में ये बात कही गई है। इसमें कहा गया कि भाई सुनो, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गया कि हम और आप नहीं जाएंगे। तब कौन करेगा, इसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनेगा, निर्वाचन मंडल बनेगा और उसके जो सदस्य होंगे वह लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो अब सवाल आता है कि इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो याद रखिएगा संसद के दोनों सदन। अब ये कौन हो गए, तो दोनों सदन का मतलब कि साहब लोकसभा के जो सदस्य हैं वो, और इसके साथ साथ जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो, यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, वो लोग शामिल होंगे। मेरे दोस्त आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत जरूर, कि राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति लोग मनोनीत करते हैं। तो ये जो 12 सदस्य हो गए साथी, या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि भाई राष्ट्रपति तो ऐसे इनको निर्वाचन किया तो ये लोग भाग नहीं लेते, तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अच्छा, पहले 2020 से पहले था कि लोकसभा में आप देख रहे थे तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के होते थे, अब नहीं है क्योंकि 2020 से इनको हटा दिया गया। तो 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन के थे, ये लोग भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी मनोनीत किए जाते थे।
जिनका निर्वाचन होता है केवल वह लोग भाग लेते हैं। अच्छा, और सुनिएगा, जो राज्य विधानसभा है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य विधानसभा, बिहार का राज्य विधानसभा, पंजाब, हरियाणा, इन सब के जो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं मेरे दोस्त, ये लोग हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे क्लियर करिएगा, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, यहाँ पर भी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और सुनिएगा, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे विधान सभा है। कौन कौन? एक तो आपका दिल्ली है साथी, दिल्ली विधानसभा है, और आपका जो पुडुचेरी है, यहाँ पर भी विधानसभा है। तो यहाँ के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो क्लियर हो गया ना। देखिए, मनोनीत नहीं कोई आया है, सब निर्वाचित ही होकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं साहब। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होता है? विघटित विधानसभा के सदस्य। अब देखिए, मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है कि कोई विधानसभा विघटित हो जाए तो उसके सदस्य भाग नहीं लेंगे, तो शामिल नहीं होते हैं। ये बात सही है साथी, इसके सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए कि चुनाव होना है राष्ट्रपति का और उत्तर प्रदेश विधानसभा भंग हो जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे, उससे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, राज्य विधान परिषद, तो आप कहोगे सर आप तो विधानसभा चिल्ला रहे थे, विधान परिषद भी आ गया, और इसके निर्वाचित सदस्य, तो साहब याद रखिएगा, राज्य के जो विधान परिषद है, हमारे वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, वहां के ना तो मनोनीत सदस्य हो जाए, ना तो मनोनीत और न ही निर्वाचित, यानी दोनों सदस्य में कहीं नहीं भाग लेते बेचारे, ना तो मनोनीत और ना ही निर्वाचित। विधान परिषद का ध्यान रखना। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये बात और याद रखिएगा, कहा कि निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं कि नहीं? तो आप कहोगे सर निर्वाचित सदस्य तो शामिल होते हैं, मनोनीत होता तो नहीं होता। तो ये वाला तो भैया ये हमसे पौधा बना रहा है, सी गलत कर दीजिए। 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ये ही दोनों लोग शामिल नहीं होते साथ। ठीक है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए समझिए ध्यान से, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होता है? पहली बात तो दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, निर्वाचित नहीं मनोनीत सदस्य, राज्य विधान मंडल के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद का मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य। जब कोई विधानसभा विघटित हो गई है तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट कर लेना, लिख लेना कॉपी में। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उपबंध किया गया है? अच्छा, तो मेरे दोस्त अनुच्छेद 55 को याद करिएगा। अब हमने 54 के तहत निर्वाचन कर लिया, 55 के तहत हम निर्वाचन की रीति को ध्यान में रखेंगे। कौन सा रिचुअल फॉलो किया जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कहाँ दी गई है? तो आप 55 में। 54 में क्या दिया गया था? तो आप कहोगे सर निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया था। ठीक है, बढ़िए सुनिए ध्यान से। अब इसमें कुछ आर्टिकल है जिसे हम समझ सकते हैं, कैसे होगा? बहुत आसान तरीके से। देखिए 55 का 1 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, 55(2) क्या कहता है कि राज्य और संघ, यानी जो यूनियन है, माने जो यूनियन टेरिटरी हैं और जो राज्य हैं उनके मध्य भी समानता हो, इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या निम्न रीति से अवधारित की जाएगी। कैसे? विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैसे। मान लीजिए कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के मत का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के एक सदस्य का, विधान सभा के किसी निर्वाचित सदस्य का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से तथा मान लीजिए कि निर्वाचित मेंबर जितने हैं उनकी और राज्य की जो जनसंख्या साथी उससे, ठीक है, और गुणे आप क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, तो सॉरी 1000 कर देंगे। इससे करके आप निकाल सकते हो। एक बार इसे पढ़िएगा ध्यान से, क्लियर हो जाएगा। बहुत बड़ी कोई लोचे वाली बात नहीं है साहब। देखिए नहीं तो अच्छा ऐसे समझ लीजिएगा। देखिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं, हमारी भाषा में समझिएगा कि संसद के एक सदस्य का और राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मत का मूल्य हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि पहले हम निकालते हैं राज्य के जो विधानसभा है, सॉरी राज्य विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे। तो आप इसके लिए सिंपल करना कि उस राज्य की जनसंख्या,
ऐसे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, राज्य की जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या बटे में जो निर्वाचित एमएलए हैं वो, ठीक है, निर्वाचित निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधानसभा सदस्यों की संख्या और गुणे में 1000, यहाँ पे याद रखिएगा गुणे में 1000, बस ऐसे ही निकालना। देखिए लिखा होगा प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को, ठीक है, उस राज्य की विधानसभा के जितने निर्वाचित सदस्य उनसे तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। यही वाला फार्मूला आप याद रखना। हमसे फार्मूला और मूला नहीं पूछेगा, हमसे सिर्फ इतना ही पूछेगा, इतना हमें बता देना है, ठीक है। ठीक है, अब सुनिएगा संसद वाले में क्या केस होता है साहब, संसद का कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे संसद का कैसे हम लोग निकालेंगे साथियों, देखिए कह रहा है कि संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, यानी अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या कर देना होगा, सभी राज्य, जितने राज्य हैं साथी, इनके जो एमएलए होते हैं उनके विधायकों के मत का मूल्य बटे संसद की जितनी संख्या है, यानी जो हमारे एमपीज हैं इनकी कुल संख्या है, इससे भाग दे करके हम एक संसद के मत का मूल्य ज्ञात करते हैं। हमें यही सिर्फ याद रख लेना, बस ये याद कर लीजिए, फार्मूला वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार 2017 में ऐसा एक क्वेश्चन सिर्फ पूछा था, तो अगर मान लीजिए पूछ लिया तो कंफ्यूजन नहीं बनना है कि कुल राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधायकों की कुल जनसंख्या गुणे 1000 करके हम विधायक का निकाल लेंगे। ऐसे सीधे आपसे पूछेगा एज इट इज, उसमें कुछ ऐसा नहीं कहेगा कि फार्मूला करके आपसे कहेगा कैलकुलेशन करिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या कर रहा है, अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। ये सब तो सही है, लेकिन अनुच्छेद 58 के अनुसार ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें अनुच्छेद 55 के अनुसार होती हैं। बातें तो सभी सही हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा भी होगा, लेकिन इनका निर्वाचन मतदान गुप्त होगा, ये भी सही है, लेकिन ये सब आर्टिकल 58 के तहत नहीं होगा, आर्टिकल 55 के तहत होगा, तो यही कारण से ये वाला हो जाएगा गलत। दूसरा पढ़िए, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले चुनाव आयोग द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर संसद द्वारा तय किया जाता है। नहीं भाई, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 71 के बारे में, और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई मामला उठ जाता है तो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। तो भैया उच्चतम न्यायालय करता है, ना कि यहाँ पे दिया है चुनाव आयोग, तो ये भी गलत हो गया। हमसे पूछा है सही विकल्प का चयन करिए, तो डी वाला चुन लीजिएगा, ना तो 1 ना ही 2। ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है, तो अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 55(2) तक हमने पढ़ लिया था, 55(3) समझिएगा क्या कहता है। कहता है 55(3) कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन की रीति गुप्त मतदान से होगा, ठीक है। यही पर ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले उच्चतम न्यायालय में होता है तथा इसी का फैसला साथियों अंतिम होगा, आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। मान लीजिए कि अगर किसी राज्य की विधानसभा साथी वह भंग हो जाती है, तो क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन रुक जाएगा? तो नहीं साथी। या ऐसा कहा जाएगा कि मान लीजिए कि कोई विधानसभा भंग है कि वहां पे नहीं था इसलिए राष्ट्रपति चुनाव रद्द कर दीजिए, नहीं। साफ साफ कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर नहीं चुनौती दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, चाहे कोई रहे चाहे ना, राष्ट्रपति चुनाव होगा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं माना जाएगा। मान लीजिए साथियों कि कोई ए नाम का पर्टिकुलर व्यक्ति है जो राष्ट्रपति चुन लिया गया या उपराष्ट्रपति चुन लिया गया, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति चुन लिया गया, बाद में इसके निर्वाचन के संबंध में कई सारे सवाल उठते हैं, तो मान लीजिए न्यायालय ने दोषी पाया और ए नाम के व्यक्ति का उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन खारिज कर दिया, तो ए नाम के व्यक्ति मान लीजिए कि कोई तिथि है, उस तिथि को ही तो ये सब काम होगा। उस तिथि से पहले अगर कोई निर्णय ले लिया है तो उस निर्णय को भी खारिज कर दिया जाएगा क्या? तो साथी नहीं। ए ने इस आरोप की सत्यता से पहले जो भी निर्णय लिया है वो सारे निर्णय एज इट इज लागू हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद इसके द्वारा कोई काम किया नहीं जाएगा क्योंकि उसी दिन से इसका पद जो है रिक्त हो जाएगा साथी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखेंगे कि फैसला होने के बाद ही
पहले के निर्णय को खत्म नहीं करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट, बाद के निर्णय वो ले ही नहीं सकते। ठीक है, अगला करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, ठीक है, पद धारण करेंगे। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष तक तो रहते हैं, आप सबको पता है, हमको भी पता, सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं, बिल्कुल सही है, जब मन करेगा त्यागपत्र भी दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे, ये बात भी सही है। तो आप जवाब दोगे कि सर ए और बी दोनों के दोनों सही है। इस प्रश्न में सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं साथ ही अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 55 की हमने बात कर ली, अब हम 56 को देखते हैं। ऐसे ही पहले आर्टिकल कवर करेंगे, फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे, ताकि इससे पूरा सारा आयाम कवर हो जाए और कुछ हमसे छूटे ना। देखिए अनुच्छेद 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति की पद अवधि। तो 56 के 1 में कहा गया है क्या कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक, कहां तक, 5 वर्ष तक अपने पद पर बैठे रहेंगे। लेकिन अगर मन करे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना त्याग दे सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। और सुनिएगा, और कैसे, संविधान का अतिक्रमण करने पर, ये देखिए, इन्हें अनुच्छेद 61 के तहत संबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग के द्वारा भी हम हटा सकते हैं। ये बात 5 साल में भी हटाया जा सकता है, त्यागपत्र से भी हट सकते हैं, महाभियोग से भी हट सकते हैं। और सुनेगा, राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेते। मान लीजिए कि आज राष्ट्रपति जी का माननीय महामहिम का आज पद ग्रहण की तिथि खत्म होती है, ठीक है, मतलब आज उनको पद से हटना है और कोई नया चुनाव नहीं हुआ है, तो वो तब तक अपने पद पर बैठे रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है। ये बात कहाँ लिखा गया है, तो अगर आपसे पूछेगा तो अनुच्छेद सिर्फ 56 लिखेगा तभी भी सही है, और अगर 56(1) का ग व करके देगा तभी भी सही है। ठीक है, 56(1) कह देगा तभी भी, 56(1) में ये तीनों बातें हैं, ध्यान रखिएगा। 56(2) में क्या कहा गया है, कहा गया है कि इसके अनुसार उपराष्ट्रपति जैसे ही राष्ट्रपति का त्यागपत्र पाएंगे तुरंत जो है लोकसभा स्पीकर को सूचना देंगे, और इसको आप कर लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में आएगा। और ऑप्शन में देगा कि प्रधानमंत्री को सूचना देंगे। लोग ज्यादातर यही गलती करके आएंगे, सोचेंगे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सूचना दे देंगे, नहीं, लोकसभा स्पीकर को तुरंत इसकी सूचना देंगे कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। भाई आप जानते हैं अनुच्छेद 56(1) कहता है कि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, जैसे ही सूचना मिलेगा उपराष्ट्रपति 56(2) का प्रयोग करके तुरंत जो है किसे सूचना दे देंगे, लोकसभा स्पीकर को, प्राइम मिनिस्टर को नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अगला डाट में कहा गया है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। यानी अगर आप राष्ट्रपति हैं या रह चुके हैं तब पर भी आप पुनर्निर्वाचन भारत में हो सकते हैं, ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है, तो साथियों पुनर्निर्वाचन से संबंधित है आर्टिकल नंबर 57। अब आप मुझे बताइएगा, देखिए 55 क्या है, तो आप कहोगे सर पद की रीति, ठीक है, पद की रीति, तो ये तो हमें याद हो गया, जीवन में सही नहीं करेंगे। 56 में क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें तो पदावधि के बारे में बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो होगा नहीं। अब बचा 58 और 57, तो हम लोग 58 अभी पढ़े नहीं है, इसलिए अभी 57 हमारा होगा राइट आंसर। इसमें पुनर्निर्वाचन की रीति दिया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति कई बार चुने जा सकते हैं। जैसे आप जानते हैं पहले ही राष्ट्रपति श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार चुने गए थे साथियों। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका प्रश्न का सही जवाब। चलिए अनुच्छेद 58 अगला करते हैं। 57 में पुनर्निर्वाचन दिया गया, आपने पढ़ लिया। आगे बढ़िएगा, 58 के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा। ये बात तो सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा। ठीक है, 35 वर्ष की आयु कह रहा है साथी। तो दूसरा कह रहा है कि दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्ह, तो ये तो चलिए समझ में आता है, लेकिन ये दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा के लिए सिर्फ साथी, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा, यहाँ पे याद रखिएगा, इस व्यक्ति के पास लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता होनी चाहिए। किसका सदस्य साथी, लोकसभा का सदस्य।
यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसके पास लोकसभा का सदस्य होने के लिए पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला विकल्प हमारा हो गया गलत, पहला और दूसरा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो मेरे भाई सी आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, देखिए दिया सी। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 58। तो आर्टिकल 58 में दिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। तो अनुच्छेद 58 एक का आता है, इसके अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह पहला भारत का नागरिक होगा। ठीक है, आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 साल, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए। अच्छा, और कह रहा है कि वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 58(2) क्या कहता है कि बहुत सुनो, देखो लाभ का पद नहीं माना जाता। कौन कौन पद, अगर राष्ट्रपति है लाभ का पद नहीं माना जाता, राष्ट्रपति रह चुका है तभी भी नहीं माना जाता, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता, चाहे है चाहे रह चुका हो, राज्यपाल, संघ या राज्य के मंत्री, इनका जो पद होता है वह लाभ का पद नहीं माना जाता है। इनके पद पे कोई होगा तो वह राष्ट्रपति बन जाएगा, बाकी और कहीं का कोई व्यक्ति होगा तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा, ये बात तो सही है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जाएगा, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है भाई। वेतन भत्ता कैसे कम किया जा सकता है, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सी आंसर होगा साहब आपका इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए अनुच्छेद 59 क्या कहता है, इसमें 3-4 बातें हैं, एक एक करके समझिएगा। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें दिया गया है। कौन कौन शर्त, 59(1) कहता है भाई सुनो, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो पहली बात तो संसद के किसी सदन का, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, या किसी राज्य के विधानमंडल का किसी सदन का, चाहे वो विधान सभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप वहां के सदस्य हैं, तब क्या होगा, तो कहता है कि भैया मान लीजिए कि यदि आप संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है तो उस दिन से, ठीक है, उस सदन में उस व्यक्ति का स्थान साथियों रिक्त हो जाएगा, बस इतने बात होगा। अगर है तो उस दिन से उस समय से उसका स्थान वहां पे खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, और वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेगा, मतलब राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। देखिए अनुच्छेद 59 का 2 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो भैया राष्ट्रपति जब बने गए हैं तो अन्य लाभ का पद की जरूरत कहाँ है। 59(3) कहता है कि राष्ट्रपति जो होंगे भाई वह बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा। ऐसे उपलब्धियां और भत्तों का विशेषाधिकार का भी जो संसद विधि के द्वारा अवधारित करेंगे वो सारा सब कुछ इन्हें मिलेगा। अनुच्छेद 59(3) में ये बात कही गई। अच्छा, इनके लिए संसद ही सब कुछ तय करेंगे, ध्यान रखिएगा। 59(4) में कहा गया कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता, इसको थोड़ा स्टार बनाना, ये आर्टिकल स्टार बनाना 59 का 4। देखिए अब थोड़ा सा पेपर मॉडरेट हो रहा है, तो अब जो है जो सब आर्टिकल है ना वो हमसे पूछने पर उतारू हो रहा है एग्जामिनर। तो आर्टिकल तो भाई पिछली बार 2021 में भी सवाल में खूब आर्टिकल आ चुका है, आप खुद ही सोचिए 2011 में आर्टिकल पूछा खूब, तो भाई साहब 2017 में एकदम पूरा फैक्ट वाला क्वेश्चन दे दिया था। 2021 में भाई साहब ने खूब आर्टिकल पूछा, कहीं कहीं फैक्ट भी पूछा। अब साहब आ जा रहे हैं 2025 में, तो निश्चित रूप से इसमें सब आर्टिकल पे आ गया, क्योंकि आर्टिकल तो कई बार पूछा जा चुका है। अगर वही दे देगा तो प्रीवियस ईयर में छाप देगा पूरा। तो यहाँ पे हम लोग 2 बात पे ध्यान रखेंगे, एक तो हमें सब आर्टिकल को ध्यान रखना है और दूसरा हमें फैक्ट दोनों को ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों मिला जुला के इस वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, घबराना नहीं है, इसीलिए हम आर्टिकल सब करवाते चल रहे हैं। अगला, भारतीय संविधान के डाक में राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। कहाँ पे दिया गया है, 3री अनुसूची में? तो आप कहोगे नहीं सर, तब कहाँ पे दिया गया है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप? अनुच्छेद 60 में। भाई 59 में आपने देखा कुछ नहीं था, 61 में आपने पढ़ा अभी महाभियोग है, तो बचा अनुच्छेद 60, तो भैया आर्टिकल 60 हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसमें दिया गया है कि भाई साहब कौन सा शपथ लेंगे, वो कौन सा प्रतिज्ञान होगा, उसका ड्राफ्ट क्या होगा वो। ठीक है, चलिए साहब बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताता है। प्रत्येक राष्ट्रपति, प्रत्येक मतलब चाहे कोई राष्ट्रपति आए चाहे पद पर हो, दोनों के लिए, और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है
या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, चाहे उपराष्ट्रपति भी क्यों ना हो, अपना पद ग्रहण करने से पहले मुख्य न्यायाधीश, किसके सामने, मुख्य न्यायाधीश, या अगर वो नहीं है तब उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेंगे। ठीक है, शपथ का प्रारूप कहां पे दिया गया है, अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ठीक है, और क्या क्या उसमें कहते हैं कि मैं फला नाम श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, मैं संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण करूंगा, मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, ये सब कहते हैं साथी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछता है कि शपथ प्रतिज्ञान कहां दिया गया है, तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 60 में। शपथ का प्रारूप आर्टिकल 60 में दिया गया। शपथ किसके सामने लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, या अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने, जो कि कहाँ के होंगे, उच्चतम न्यायालय के होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पर बातों को। अगला नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है, उन्हें पद से हटाया जा सकता है, सही है ये बात, महाभियोग ला सकते हैं हम लोग साथी। महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। तो देखिए महाभियोग दोनों शब्दों में से कहीं भी लाया जा सकता है, तो ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा राइट आंसर। अब थोड़ा सा बड़े इत्मीनान से इसको समझ लीजिएगा, काम अपना बन जाएगा। देखिए सबसे पहली बात तो मान लीजिए ये प्रेसिडेंट हैं, इनके ऊपर महाभियोग लगाना है, तो महाभियोग केवल एक आधार पर लगेगा, संविधान का उल्लंघन करने पर। क्या, संविधान का उल्लंघन करने पर। हालांकि भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन की परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन हमें महाभियोग लगाना है, तो पहला हमें तो आधार पता चल गया कि संविधान का उल्लंघन पे करेंगे, दूसरा आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 61 करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसका आरोप हमें लगाना है, तो संसद के किसी सदन में आरोप लगाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में। और आपको पता होगा कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर हमें कुछ कहना है कुछ करना है तो उसके लिए हमें क्या लाना पड़ता है, एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपका मन कर रहा है तो आप राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आए, तो पहली बात तो प्रस्ताव जैसे आप लाएंगे उससे पहले आपको याद रखना होगा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को बताना होगा कि साहब हम आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। अगर राज्यसभा में है तभी भी, लोकसभा में है तभी भी। तो मान लीजिए कि आपने सूचना दे दिया, 14 दिन बीत गया और अब आप प्रस्ताव ला रहे हैं महाभियोग, तो उस सदन में जो लोग बैठे हैं, उस सदन में जितने भी लोग हैं उनका 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पे सिर्फ साइन करेगा, तब जाके वो प्रस्ताव आप मुहिम को देंगे। तो 1/4 लोग कम से कम राजी होना चाहिए कि भैया प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ लाएं कि ना लाएं। जैसे मान लीजिए कि आप राज्यसभा की बात करें, आप राज्यसभा में प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो यहाँ के 250 लोग बैठे हैं राज्यसभा में, तो इनके मान के चलिए कि 250 लोग हैं साथी, इनके 1/4 सदस्य इस बात से सहमत हो जाएं कि राष्ट्रपति के खिलाफ हमें महाभियोग प्रस्ताव लाना है। तो मान लीजिए आपने तैयार कर लिया, 1/4 लोग तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब ये लोग साइन कर देंगे तो उस साइन को भी पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपने साइन कर दिया, 1/4 सदस्यों ने पारित भी कर दिया इस बात को और यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लेकिन साथी एक काम और होगा, क्या, उस प्रस्ताव को उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित भी करना चाहिए। जैसे नहीं समझे, एक बार फिर से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा है और इसमें प्रस्ताव लाना है, तो प्रस्ताव लाने के लिए सबसे पहली बात तो उस प्रस्ताव पे उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। फिर यह प्रस्ताव, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इस प्रस्ताव की सूचना हमें 14 दिन पहले महामहिम को यानी राष्ट्रपति को देना होगा। तो मान लीजिए कि सब कुछ ये दोनों काम हो गया, फिर अब उस प्रस्ताव पर पाठ होगा, उस प्रस्ताव पर विचार होगा और विचार होने के बाद उसी सदन में जहां पर यह प्रस्ताव लाया गया था, अगर उस सदन के 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया तो अब वह प्रस्ताव आगे बढ़ जाएगा। तो अगर राज्यसभा में लाया गया है तो अब यह प्रस्ताव कहां भेज दिया जाएगा, साथ ही यह प्रस्ताव लोकसभा में भेज दिया जाएगा। और अगर लोकसभा में लाया गया है तब यह प्रस्ताव कहां पे भेज दिया जाता है, राज्यसभा में भेज दिया जाता है, कि ताकि जो आरोप आप लगाए हैं वो आरोप सही है कि नहीं सही है। अब अगर वो आरोप सही पा जाता है, जैसे लोकसभा में अगर आपने भेजा तो लोकसभा आरोप सही पाता है, तो आरोप सही होने के बाद साथियों
यहाँ के जो सदस्य हैं 2/3 वो जब पारित कर देंगे प्रस्ताव, उसी दिन से राष्ट्रपति को अपना पद जो है वो खाली कर देना होगा। बस यही पूरी प्रक्रिया साथी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहीं पर यह चीज लिखा गया होगा क्या कि महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, ला सकते हैं। जिस सदन में आरोप यानी महाभियोग लगाया जाएगा उस सदन की 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर आरोप पर होना चाहिए कम से कम, और इसकी सूचना 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना होगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन के द्वारा उठाया जा सकता है, ये बात सही है। अच्छा, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है भाई, पूरी तरह से न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, तो ये बात भी सही है साथी। दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि जिस पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो अभी आपने देखा जिस सदन में लाया जाएगा 1/4 लोग का हस्ताक्षर होगा, उस सदन के 2/3 सदस्य पारित होने के बाद महाभियोग दूसरे सदन में जाएगा। अगर लोकसभा में आता है तो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में आता है तो लोकसभा में जाएगा, आरोप की जांच करने के लिए। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में, अच्छा यहाँ पे देखिएगा दूसरे सदन में राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है, दूसरे सदन में उपस्थित हो सकते हैं और अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो प्रस्ताव पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को पद से क्या होना होगा, हटना होगा साथी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, हालांकि इसके लिए एक जांच कमेटी बनती है, बाकायदे जांच होता है, इतना आसान प्रक्रिया नहीं है, पर उतना डिटेल में जाने के लिए सिविल सर्विस की तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि अभी आवश्यक नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ दरोगा बन जाए, सिविल में तो बाद में जाएंगे। महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन कौन संसद के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य। नामांकित सदस्य का मतलब साथी मनोनीत सदस्य। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब महाभियोग प्रक्रिया चलता है तब उसमें भाग लेते हैं। तो साथी यहाँ पे ध्यान रखना होगा, पहला हो जाएगा सही जवाब। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो मेरे भाई देखिए, राज्य विधानसभा के चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, चाहे दिल्ली पदुचेरी का हो, चाहे वो किसी भी राज्य की विधानसभा का निर्वाचित हो, चाहे मनोनीत हो, चाहे विधान परिषद के सदस्य हो, ये दोनों लोग साथियों भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ संसद के दोनों सदन की बात यहाँ पे होती है। ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, पहला हो जाएगा आपका साथियों राइट आंसर। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग आपने देखा अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, तो इसमें नामांकित सदस्य दोनों सदन के, राज्यसभा के 12 सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन तो भैया नहीं है, लेकिन राज्यसभा के जो 12 सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इनको हटाने वाली प्रक्रिया में वो लोग भी शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पंचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। अभी तक अच्छी बात है कि किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है साथियों। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण करा लिया जाना चाहिए, ऐसी बात तो कही गई है, बात तो सही है। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण से कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, अभी हमने समझा, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। क्या हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर? सी हो जाएगा। सर 1 और 2 दोनों सही हैं, मान लीजिए सी आपका राइट आंसर। अब समझिएगा आर्टिकल 62 क्या कहता है। अनुच्छेद 62 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का क्या समय होना चाहिए, और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होनी चाहिए। 2 बातें हैं अनुच्छेद 62 में। कौन कौन 2 बात? पहला कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद खत्म हो जाएगा तो निर्वाचन के दिन के अंदर होना चाहिए, और जो निर्वाचित व्यक्ति होगा, मान लीजिए कि अगर आकस्मिक कारण से किसी कारण से खत्म हो जाता है तो जो निर्वाचित व्यक्ति होगा वो कितने दिन तक पद पर रहेगा। ये दोनों बात अनुच्छेद 62 में किया गया है। तो चलिए समझते हैं इस बात को, ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 62 क्या कहता है कि बात सुनो, अगर राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो जाती है तो निर्वाचन आयोग का काम है कि जो है पदावधि की समाप्ति से पहले ही निर्वाचन पूर्ण करा ले। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर लेट हो जाता है तब क्या होगा? तब तक राष्ट्रपति जो है साथी अपने पद पर बैठे रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। लेकिन मान लीजिए अनुच्छेद 62 का 2 क्या कहता है, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु पद के त्याग के कारण या पद से हटाए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से अगर पद में रिक्ति हो जाती है,
तब क्या होगा, तो रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने के पहले यानी 6 महीना के अंदर निर्वाचन किया जाएगा। और इस प्रक्रिया में इस प्रकार जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पूरी अवधि तक पद पर बना रहेगा। ऐसे मान के चलिए, मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बन चुका है और 3 साल तक बेचारे ये काम करते हैं, लेकिन संजोग बस उनकी मृत्यु हो जाती है मान लीजिए, तो नए जो राष्ट्रपति आएंगे वो फिर से पद पर बैठेंगे और 5 ईयर तक काम करेंगे। ऐसा नहीं कि 2 साल बचा है तब तक काम, नहीं, 5 ईयर तक काम करेंगे। यही बात ये कह रहा है 62 का 2। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो 62 में 2 बातें थी, एक तो कितना जल्दी कराएंगे, और मान लीजिए आकस्मिक रिक्ति हो जाता है तो नया जो व्यक्ति आएगा उसकी पदावधि कितनी है, तो 5 साल की है। क्लियर है? अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान राष्ट्रपति माने जे सीट पर बैठा हो अपने कार्यकाल के समाप्ति पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। बार बार तो बता रहे, सही है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण हुई पद रिक्ति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, ये बात सही है, क्योंकि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब होगा, वहां पे कोई पद उसका खाली नहीं होगा। अगर पद खाली होता तुरंत कोई आके उस पर बैठ जाएगा। अगला साथियों, कहा कि किसी भी परिस्थिति में भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बन सकते। ये बात गलत है साहब, क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं जो हमारे मुख्य न्यायमूर्ति साहब होते हैं वो। तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए, पद की रिक्तिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, अनुच्छेद 62 के बारे में आपने पढ़ा। थोड़ी सी बात और पढ़ लेते हैं। यदि राष्ट्रपति का जो पद है साथी उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराया जाना चाहिए। ये बात तो सही है, आपने देखा किसी भी दशा में लिखा था। इस तरह जो नया निर्वाचित राष्ट्रपति होगा पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगा, आपने ये भी देखा। लेकिन आगे चल के अभी हमने 62 तक ही पढ़ा है, अभी हम बीच में साथियों 63 और 64 भी पढ़ेंगे। 63 में एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, 65 में भी उपराष्ट्रपति के बारे में है। तो अनुच्छेद 65 क्या कहता है सुनिए। अभी हम 63 64 भी पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा 65 को, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति की का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति होंगे वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में साथी काम करेंगे। ये बात कहां पे लिखा गया है? ये बात आर्टिकल 65 में लिखा गया है। अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी उस समय मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह साथियों राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये भी उपस्थित नहीं है तब उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, यानी किसी भी सूरत में राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं होगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कार्य राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में निहित है? अनुच्छेद 62 तक हम लोगों ने पढ़ा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा अभी, और हमने 65 को पढ़ लिया, अभी हम 63 64 आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के पास कई सारी शक्तियां हैं साथी, तो कह रहा है इनमें से कौन सी शक्ति है? तो पहली बात तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, सही है। राष्ट्रपति जी सीएजी की नियुक्ति भी करते हैं, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सही है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं और वहां उसका प्रशासन भी करते हैं, ये बात भी सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, यानी डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर साथी, सही जवाब। ठीक है, लिखिए। अब जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नियुक्त करते हैं, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं इन सारे लोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आप जानते हैं कि वह महान्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, साथ साथ में इनके जो वेतन और भत्ते हैं ये भी राष्ट्रपति ही तय करते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा संसद नहीं तय करता है, आगे चल के वैसे महान्यायाधीश में हम इसे पढ़ाएंगे, पर अभी समझ लीजिए संसद जो है
महान्यायवादी का वेतन भत्ता नहीं तय करते, राष्ट्रपति करते हैं। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, भारत के क्षेत्र को। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, किसे, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकते हैं अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, बात सही है। वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं, ये बात भी सही है साथी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर भी आपके सही हो जाएंगे। अगर आपने सी चुना है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब होगा साथी सी। देखिए, अगर हम राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियां देखेंगे तो वह संसद की बैठक बुला सकते हैं या कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर सकते हैं। लोकसभा को साथ ही विघटित कर सकते हैं। राज्यसभा तो आप जानते हैं विघटित नहीं होता है, अस्थायी सदन है। वह राज्यसभा हम बताएंगे अस्थायी क्या होता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त मतलब कि उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य होंगे, लेकिन अध्यक्ष कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर ही अध्यक्षता करेंगे उस बैठक की। ठीक है, 108 में जब हम चलेंगे तो वहां पे आपको हम इसके बारे में पढ़ाएंगे। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ठीक है, हर चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करेंगे, यानी हर साल भी करते हैं। और अगर चुनाव आप हर साल विघटित होकर के चुनाव हो रहा है तभी भी राष्ट्रपति संबोधित स्टार्टिंग में करेंगे। राष्ट्रपति संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध को संसद को संदेश भी भेज सकते हैं कि हमको ये विधेयक के बारे में जानना है, हमको जानकारी दीजिए ऐसा। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, चुनाव आयोग से परामर्श करेंगे, ध्यान रखिएगा। किसी भी सदस्य की, संसद के किसी भी सदस्य की निर्भरता के बारे में निर्णय कर सकते हैं। तो ये बात भी हमसे कई बार पूछा जाता है सवाल में। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है? साथ ही कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही संसद में लाया जाता है। हालांकि जब हम विधेयक के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे इस पर और चर्चा होगी। पर याद रखिएगा कि भारत के संचित निधि से व्यय करने वाला कोई विधेयक होगा तो उस पर चर्चा होगा, क्योंकि हम जब संसद पढ़ेंगे ना तो संसद की कार्यवाही तो उसमें विधेयक वगैरह और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य की सेवा में परिवर्तन करना है तो ऐसा भी कोई विधेयक लाएंगे तो राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। धन विधेयक राष्ट्रपति के कहने पर ही जाता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे 110 के बारे में तो वहां डिटेल में समझेंगे। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रकार की विधेयक जो है साथी वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। वही बात लिखिए। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अभी तक तो राष्ट्रपति था, अब ये कह रहे भैया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये बात लिखा गया है अनुच्छेद 63 में। तो आपने 62 तक पढ़ लिया था, अनुच्छेद 63 से आगे करते हैं। तो अनुच्छेद 63 में ये बात दिया गया साथी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित और भी जो मैटर है साथी अब वो आगे आते चलेंगे। जैसे अनुच्छेद 123 अनुच्छेद 123 अध्यादेश, तो ये आर्टिकल 123 में हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी हम क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, जो आर्टिकल आता जाएगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। वहां से रिलेटेड जो फैक्ट होंगे उस फैक्ट पर हम डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी कोना हमसे छूटे ना। ठीक है, तो घबराइएगा मत कि राष्ट्रपति में और आगे पढ़ाएंगे भाई, जैसे जैसे आता रहेगा क्वेश्चन उससे रिलेटेड हम आपको करवाते रहेंगे। देखिए, क्वेश्चन 63 क्या कहता है आर्टिकल की, इसके अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अभी तक हमने पढ़ा था 52 में कहा था कि भाई भारत का राष्ट्रपति होगा, जबकि 63 में कह रहा है कि भाई भारत का उपराष्ट्रपति होगा। और सुनेगा, अनुच्छेद 64 क्या कहता है? कहता है भाई सुनो, इसके अनुसार जो उपराष्ट्रपति होंगे ना वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, वह राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं और उनको राष्ट्रपति वाला वेतन मिलता है। और यहाँ पे अब जो उप सभापति होते हैं साथी वो सभापति बन जाएंगे, उप सभापति जो होंगे वह सभापति बन जाएंगे। ठीक है, जैसा अभी आपने पढ़ा था अनुच्छेद 65 के तहत जब राष्ट्रपति की मृत्यु वगैरह हो जाती है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं, तब उनको वेतन भत्ता वही वाला मिलेगा, वो राज्यसभा के सभापति नहीं रह जाते हैं तब। बाकी अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे? राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, बाकी 65 कहता है कि अगर वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो भैया को वेतन राष्ट्रपति वाला मिलेगा। अब सुनिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के डाट में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध दिया गया है, कौन से अनुच्छेद के तहत इनके निर्वाचन की बात की गई है? तो 65 में किया गया। तो कहोगे सर 65 में तो पद रिक्ति वाला है जिसमें राष्ट्रपति मर जाते हैं अगर,
तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं। 65 में तो नहीं है। 64 में अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि 64 में दिया गया था कि भैया इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के उपसभापति होंगे, सॉरी सभापति होंगे, ये दिया था, तो ये भी नहीं होगा। 64-65 तो होगा नहीं। अब बचा 66 और 68। तो 68 तो अभी पढ़ा नहीं गया, 66 ही सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार सी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल सही है, 66 ही। इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है और इसको लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में यही पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। टिक मान लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट मेरी बात से मुंह से निकला है तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। 66 टिक कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, यहाँ देखिए हो दोनों खेला हो रहा है, कौन कौन, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य द्वारा गठित निर्वाचक मंडल से होगा। ध्यान से समझिए, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा नहीं, राज्य विधानसभा का कोई नाम निशान नहीं यहाँ पे। राष्ट्रपति में राज्य विधानसभा था, यहाँ पे नहीं है, बस वह ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, फैक्ट है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह होता है, जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा गुप्त मतदान से होगा। लेकिन इसमें राज्य के विधानसभा के सदस्य, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा, बिहार विधानसभा, इन सबके सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति में हुए थे ना, उपराष्ट्रपति में नहीं होते, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 66 के तहत ये बात ध्यान रखना है। अगला सवाल नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ये बात यहाँ भी सही है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकेगा, ये बात भी सही है। दोनों बातें सही हैं, सी आंसर आप लगा दीजिए, सी हो जाएगा साथियों आपका इस प्रश्न का सही जवाब यानी करेक्ट आंसर। देखिए ध्यान से, आपने 66 एक तो पढ़ लिया, अब जरा सा 66 2 और 3 4 भी पढ़ लीजिए। देखिए 66 2 क्या कहता है, 66 2 कहता है कि भाई उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का, चाहे लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर सदस्य है तब वह वाली बात है कि स्थान उनका रिक्त हो जाएगा, ठीक है। 66 का 3 कहता है क्या, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति अगर निर्वाचित होना चाहता है तो उसके अंदर कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए। पहली बात, वह भारत का नागरिक होगा, ये बात तो सही है, चलिए समझ में आ गया। 35 वर्ष की आयु, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की आयु एज के बराबर है। और सुनिए, राज्यसभा का निर्वाचित होने के लिए चाहिए साथियों, राज्यसभा का, राष्ट्रपति किसके लिए, लोकसभा। यह मेन पॉइंट है कि उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा वाला चाहिए निर्वाचन होने की शक्ति, और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा वाला, ठीक है। अनुच्छेद 66 का 4 क्या कहता है, सुनिए चुप से, कहता है कि वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण, अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ पद पर नहीं होगा। लाभ के पद पर नहीं माना जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, राज्य विधानसभा के मंत्री, ठीक है। तो ये सब याद रखने वाली बात है, इसे रख लीजिए, क्या दिक्कत है, समझ लीजिए, बात खत्म। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया है। अच्छा, कै साल तक रहेंगे उपराष्ट्रपति जी, तो आप मुझे बताइएगा। अनुच्छेद 55 तो आपको ये तो राष्ट्रपति के पद की रीति है, हटाइए इसको। 65 तो आपको सर 65 में तो राष्ट्रपति जी एक्सपायर हो रहे हैं और उपराष्ट्रपति उनका पद संभाल लें, ये भी नहीं हो सकता। अनुच्छेद 62 ये तो वही वाली बात हो गई, 62 में कहा कुछ दिया था, ना 62 में कुछ ज्यादा नहीं दिया था, पद रिक्तिका के बारे में दिया था, उपराष्ट्रपति से संबंधित नहीं था, राष्ट्रपति से संबंधित था। उपराष्ट्रपति तो भैया 63 से आएंगे, तो ये 55 62 ये तो मतलब नहीं है। अब बचा कौन, 67 बचा, तो आप लगा दीजिए आंसर डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख आर्टिकल 67। कै साल तक रहेंगे भैया उपराष्ट्रपति, देख लीजिएगा। जहिया से पद ज्वाइन करेंगे 5 साल तक रहेंगे, लेकिन अगर उसका पहले हटने का मन करेगा तो कैसे हट सकते हैं। पहला, राष्ट्रपति को चाहे तो अपना वो त्यागपत्र दे सकते हैं, और राष्ट्रपति किसको दिए थे, आपको भैया उपराष्ट्रपति को दिए थे। उपराष्ट्रपति किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा लिख करके। चलिए एक तो तरीका हो गया। दूसरी तरीका, राज्यसभा में एक संकल्प पारित करके वहां के सदस्य उन्हें हटा सकते हैं, जैसे अभी धनखड़ जी को हटाया गया मेरे भाई, चर्चा में है। उपराष्ट्रपति को
राज्यसभा में संकल्प पारित करके पद से हटाया जा सकता है। और सुनिए, ऐसा कोई भी संकल्प केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई संकल्प लोकसभा में नहीं लाया जाएगा। हालांकि लोकसभा सहमति होती है, लेकिन लोकसभा में कोई भी ऐसा संकल्प नहीं लाया जाएगा। ये केवल और केवल कहां पे लाया जाएगा? केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति को हटाना है, सॉरी, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो संकल्प कहां लाएंगे? केवल राज्यसभा में, लोकसभा में कतई नहीं। और सुनिए, संकल्प लाने से पहले 14 दिन पहले नोटिस दे देंगे कि आपके खिलाफ हम संकल्प ला रहे हैं, आपको हटना है। जो नोटिस पा जाते हैं, समझ जाते हैं कि अब हमको हटा देंगे सब लोग मिल करके। ठीक है साहब, ध्यान रखेंगे इन सारी बातों का, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे समझ लीजिएगा। अगला, कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के पदावधि की समाप्ति पर अपने पद पर बना नहीं रह सकता, चाहे नए सदस्य हो या नहीं हो। नहीं यार, ये गलत बात है। देखिए, उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर रहते हैं साथी, जब तक नए उपराष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाता। और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं रहेगा, गलत है पहला। उपराष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं होते, ये भी गलत है। उपराष्ट्रपति भी पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। तो साहब दोनों आंसर दीजिएगा, ना तो 1 ना तो 2, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सुनिए, उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि समाप्ति पर भी अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के योग्य होते हैं। वह उपराष्ट्रपति के पद पर कितनी बार भी निर्वाचित होना चाहिए, निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। इसके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की कोई समय सीमा नहीं है। देखिए, आपको पता है अनुच्छेद 65 के तहत कहा गया ये बात कि अगर किसी, मान लीजिए संजोगवश राष्ट्रपति की मृत्यु वगैरह हो जाती है, पद खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ये बात तो सही है, लेकिन कब तक काम करेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। अरे भाई, सीमा है, कब तक? 6 महीने तक। क्योंकि आपने पढ़ा था किसी भी दशा में 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। तो भाई 6 महीने तक डेडलाइन दिया गया है, अनलिमिटेड नहीं है। कार्यवाहक राष्ट्रपति अनलिमिटेड नहीं है, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। बी वाला जवाब हो जाएगा आपका सही, बी मार दीजिए राइट आंसर। ठीक है, सुनिए, ये बात वही है, आप समझ पा रहे होंगे कि भाई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक ही रह सकते हैं। ये बात हमने आर्टिकल 65 में पढ़ा, 2-3 बार हमने पढ़ा। और हमने ये भी अभी पढ़ा कि जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं कर सकते। भाई एक का दो काम नहीं कर सकते, तो वो वाला काम कौन देखता? तो राज्यसभा के उपसभापति सभापति के रूप में हो जाते हैं साथी। ठीक है, सभापति के रूप में हो जाते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, आसान सी बात है, समझ लीजिए। अगला, संविधान के डाट के अनुसार उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कार्य से हुई पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया, एक आर्टिकल ऐसा आया जिसमें ये बात स्पष्ट कर दिया गया कि 6 महीने के अंदर यथाशीघ्र मतलब निर्वाचन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, अभी तक तो राष्ट्रपति को हम लोग मान रहे थे, अगर उपराष्ट्रपति मर जाते हैं तब क्या होगा? तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। 68(2) बी आंसर मारिए। 68(1) क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। 68(2) क्या कहता है, ये कहता है, दोनों समझिएगा, तो बी आंसर हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। सुनिए, 68 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 68 में कहा गया उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का क्या समय होना चाहिए, यानी कितने दिन में अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो निर्वाचन होना चाहिए। दूसरी बात कहा गया कि अगर मान लीजिए कि आकस्मिक कार्य से किसी समय मान लीजिए पद रिक्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए जो निर्वाचित का व्यक्ति होगा उसकी पदावधि क्या होगी। वही वाली बात जो राष्ट्रपति में कहा गया, वही वाली बात उपराष्ट्रपति में कहा जा रहा है। अब सुनिए क्या हो सकता है, माने 62 वाली बात यहाँ कहा जा रहा है 68 में। 68(1) का कहता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब ये बात 68 की 1 में कहा गया है, माने निर्वाचन से पहले पूर्ण कर लिया जाए, ऐसी कोशिश पूरी रहती है और कर ही लिया जाता है अंततः। लेकिन 68 का 2 क्या कहता है, सुनिए, ये कहता है भाई देखिए, यदि उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है
तो जगदीप धनखड़ जी जिंदा थे या वो अपने पद को त्याग कर देते हैं, तो जैसे अभी उन्होंने पद त्याग दिया है, या पद से हटाए जा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? राज्यसभा में संकल्प पारित करके, या अन्य किसी कार्य से हो जाती है तो पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र करेंगे। इस प्रकार अब जैसे रिक्ति हो चुकी है और इस समय नए उपराष्ट्रपति भी बन चुके हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, देखते हैं कितने लोग को पता है कि उपराष्ट्रपति इस समय कौन है। तो कहा गया कि इस प्रकार से जो नए उपराष्ट्रपति बनेंगे, जो अभी वर्तमान में बने हैं साथी, वह अब 5 वर्ष की अवधि तक उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि जगदीप धनखड़ का बचा हुआ जो समय उतने दिन के लिए, नहीं, अब टोटल 5 साल तक भी वह साथियों फिर भी उपराष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। ठीक है, क्लियर क्लियर। अगला, उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, तो 3 में तो नहीं दिया गया है। मैंने 3 में शायद पहले या दूसरे वीडियो में आपको बताया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रतिज्ञान, तो उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 के अंदर साथियों ये दिया गया है, क्योंकि इसका तो कोई संबंध नहीं है, तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। कहां पे दिया गया है? तो आप कहोगे सर बी में दिया गया है, शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, ये फालतू दिया, तीसरे अनुसूची में नहीं है, ये सब फालतू है, ये भी फालतू है। बी आंसर हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर। ठीक है, देखिए 69 में क्या दिया गया है, तो उपराष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में, इसके अनुसार प्रत्येक मतलब चाहे वो नया बने चाहे वो पहले से रहे, उपराष्ट्रपति इस अनुच्छेद में दिए गए प्रारूप के तहत राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति इस काम के लिए किसी को अगर नियुक्त कर देते हैं तो उसके सामने शपथ लेंगे। तो उपराष्ट्रपति केकरे सामने शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति के सामने, या राष्ट्रपति इसके लिए जिस व्यक्ति को चुनेंगे उसके सामने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सामने नहीं। अनुच्छेद 70 में क्या कहा गया? कहा गया कि भैया सुनो, देखो जो संसद होते हैं ना, जो अभी आप भाग 5 पढ़ रहे हो 52 से लेकर के 78 तक में, और अध्याय 1 जो पढ़ रहे हो सांख्यिक कार्यपालिका, ठीक है, इसके संबंध में कोई कानून अलग से चाहे तो बना सकते हैं। कौन बना सकता है? वो संसद बना सकते हैं। बस इतना बात याद रखिएगा। अनुच्छेद 70 में कहा गया कि भाग 5 के अध्याय 1 के संदर्भ में अगर कौन चीज नियम कानून बनाना तो संसद बना सकता है। अगला, भारतीय संविधान के डाट के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। कौन ही आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है? तो 69 70 तो हम लोगों ने पढ़ लिया है साथी, अब बच रहा है 71। तो अनुच्छेद 71 तो है, लेकिन 71 में 2 बात है, 71(1) 71(2). तो याद रखेंगे इसमें जो 71(1) है साथी, वही जो है संबंधित है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न विवादों से। तो सी आंसर हो जाएगा। संबंधित तो दोनों है, लेकिन ये जो आंसर है इसका सी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझिएगा 71 के बारे में क्या कहता है। 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त कोई विषय है उसके बारे में। 71(1) कहता है कि भाई सुनो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है और अगर निर्वाचन में कोई संसक्त या शंका या कोई विवाद आ जाती है तो उसकी जांच और निश्चय कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा, निर्वाचन आयोग नहीं करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, और इसी का निश्चय अंतिम होगा, इस पर फिर से चर्चा नहीं की जाएगी। 72 क्या कहता है कि मान लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति को, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, उच्चतम न्यायालय द्वारा उसका निर्वाचन शून्य कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति द्वारा ऐसी किसी भी घोषणा से पहले किए गए कार्य, जैसे हमने आपसे बताया ना कि मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, आज मान लीजिए 10 तारीख है, ठीक है, 10 तारीख नहीं है, मान लीजिए कि आज 16 सितंबर है, तो मान लीजिए 16 सितंबर है और इस व्यक्ति ने 10 सितंबर को ज्वाइन किया था, मतलब उपराष्ट्रपति इन्हें चुना गया था, लेकिन बाद में न्यायपालिका ने पाया कि जिस हिसाब से इन्होंने चुनाव लड़ा था वो हिसाब गलत है, तो अब न्यायपालिका इनका जो है निर्वाचन खारिज कर देगी। लेकिन 10 से 6 दिन के बीच में अगर इन्होंने कोई भी काम किया है, कोई जितना भी काम किया है, तो वो पूरा काम खारिज नहीं होगा। नहीं, अब के बाद का काम ये सब नहीं चलेगा। बस यही बात लिखा है अनुच्छेद 71(2) में कि भैया पहले का काम खत्म नहीं होगा, इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो 62 तो है नहीं, आप तो देख ही चुके हैं। 69 तो आप देख चुके हैं, उपराष्ट्रपति का ये जो दिया है शपथ वो सब था। 72 और 76 बच रहा है साहब, 72 मार दीजिए आंसर, ये नजदीक लग रहा है, चूंकि हम लोग क्रम से चले तो 71 के बाद 72 ही आएगा, है ना, तो बी आंसर हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में दिया गया, 5 पावर दिया जाता है राष्ट्रपति क्षमादान करने की। कौन कौन से केस में क्षमादान मिल सकता है? तो अनुच्छेद 72 कहता है कि इसमें राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्न में से किसी अपराध के लिए दोषी करार हैं।
संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में हो। मान लीजिए कि हमारे यहाँ के कानून के हिसाब से अब आतंकवादी हो, उनको माफी थोड़ी मिलेगी। यदि सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड हो तभी भी, यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो तभी भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। इसके लिए क्षमा, लघुकरण, परिहार और विराम और प्रविलंबन, ये 5 जो है प्रकार होते हैं, 5 तत्व होते हैं समझ लीजिए, जिसके तहत वो क्षमादान करते हैं साहब। ठीक है, समझिए इनके बारे में। ये क्वेश्चन यूपीएसआई का 2017 या 11 का सवाल है, आई थिंक 2017 का सवाल है। आप लोग प्रीवियस ईयर देखते रहिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तरह के निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है? तो यहाँ पे ए और बी दोनों के दोनों गलत है साहब, तो इस प्रकार सी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब समझिएगा कि राष्ट्रपति की इन 5 शक्तियों का क्या क्या होता है। मतलब अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो इसमें क्षमा का मतलब हो गया पूरी तरह से उसको समझिए रिहा कर देंगे। इसमें दंड और बंदीकरण, ठीक है, दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को सभी दंड, दंडादेश और निर्घाताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, मतलब छोड़ देंगे राष्ट्रपति साहब। अगर उनसे कर दीजिए महामहिम, अगर आपको क्षमा कर देते हैं तब। ठीक है, एक शब्द होता है साथी लघुकरण करना, ये दूसरा होता है, दूसरे प्रकार का क्षमादान है। लघुकरण में क्या करते हैं, इसमें दंड का स्वरूप बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसे मृत्यु दंड मिल गया है और वो क्षमादान याचिका या क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जो भी इसका दंड है उसे लघुकरण में परिवर्तित किया जाए। तो लघुकरण में मतलब उसकी प्रकृति बदल दी जाएगी, अब उसे कठोर कारावास में कर दिया जाएगा, मृत्यु दंड से कठोर कारावास में। और अगर कहेंगे इस व्यक्ति की सजा को परिहार किया जाए, परिहार का मतलब होता है साथी कि दंड की प्रकृति में नहीं बदलेंगे बल्कि उसके समय को बदल देंगे। जैसे परिहार का मतलब ऐसा समझ लीजिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे 2 साल का कठोर सजा मिला है, तो राष्ट्रपति कहेंगे इसकी सजा को परिहार किया जाए तो कठोर कारावास से सजा मिलेगा, लेकिन 1 साल का हो जाएगा। पहले 2 साल का था, कम करके उसे 1 साल किया जा सकता है परिहार में। और अगर कह दिया जाए विराम कर दिए तब, तो विराम सजा को कुछ समय के लिए टाल देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि दोषी मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, वो गर्भवती है बेचारी, तो महिला को सजा देनी है आजीवन कारावास, तो इसके लिए उसके जो गर्भ में बच्चा पड़ रहा है उसको सजा नहीं ना दिया जा सकता है, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो जाता है साथ। ठीक है, तो वहां पे विराम नाम का ये जो है महामहिम के द्वारा उसे विराम नाम का उसकी सजा में विराम दिया जाता है। प्रलंबन का मतलब होता है साथी किसी भी सजा को अस्थायी रूप से रोक देना। मान कोई फांसी होना है और वो कह रहा कि हमको थोड़ा और समझिए, हम अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं, ऐसा वैसा, तो प्रविलंबन किया जा सकता है, उसकी सजा को थोड़ी समय के लिए टाला जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से किस बाद में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पे करेगा? ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने मर्जी से कर देंगे। साथ ही एक केस ऐसा हुआ था केहर सिंह बनाम भारत संघवाद 1988, इस वाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। तो ये केहर सिंह का वाद आप याद रखिएगा, जवाब हो जाएगा प्रश्न का आपका डी राइट आंसर, इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए केहर सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कुछ बात कही, कुछ निर्देश दिया कि जो दया की याचना है, यानी जो अगर आप भाई राष्ट्रपति से अगर आप क्षमा मांग रहे हैं तो दया की याचना ही तो कर रहे हैं, तो दया की याचना करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति से बहस करके इसको ले सकते हैं, नहीं भाई, आप उनको लिख करके दीजिएगा, राष्ट्रपति को समझ में आएगा तो राष्ट्रपति इस पर अपना एक्शन रिएक्शन करेंगे। राष्ट्रपति चाहे तो जिस आधार पर न्यायपालिका ने सजा दिया है उस साक्ष्य को पुनः वो जांच कर सकते हैं, उसकी जानकारी रख सकते हैं। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल से परामर्श करने पर ही करेंगे। राष्ट्रपति की शक्ति में कोई न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, मतलब अगर राष्ट्रपति किसी को माफ कर दिए तो ऐसा नहीं हुआ कि न्यायपालिका कहेगा लाओ हम उसका न्यायिक समीक्षा करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। लेकिन एक केस ऐसा भी होता है जब ये किया जा सकता है, मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति बन गया है, उसका अपना कोई निजी रिश्तेदार है, तो स्वेच्छाचारी, विवेक रहित और दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण से अगर ऐसा किया जाता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर भी सकती है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बाउंड्री लगा दिया गया कि राष्ट्रपति जिसको जब चाहे तब छोड़ दे, जब, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये भारत है यहाँ पे, लेकिन क्या कहा जाए, पैसे से ही सब कुछ होता है भाई। मैं तो इंतजार कर रहा था कि एक न्यायमूर्ति है, उनके ऊपर अभी महाभियोग लगाना है, उनके घर में करोड़ों का बंडल मिला है साथी, नोट मिला है, लेकिन अभी तक महाभियोग प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुआ है उनके ऊपर। हमारे यहाँ किसी बड़े आदमी को सजा और पेपर लीक का केस,
विद्यार्थियों का केस, ये बहुत देर से होता है। हमारे यहाँ एक ही काम समय से होता है, आपके घर पे आकर के लेकर जाते हैं, और वो होता है साथी वोट करने का। वोट करने के लिए आपको आपके घर से उठा के ले जाएंगे, बाकी कोई भी काम हो वो देर से होता है। ये हमारे भारत की सबसे सुंदरता है। सोने की चिड़िया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे? तो अब बात आई है, 64 तो होगा नहीं। आपको सर 64 तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था 64 में? राष्ट्र उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। अब 74, 80, 99, तो साथी ये बात 74 में कहा गया है। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 73 में क्या कहा गया साथी? 73 में संघ की कार्यपालिका का विस्तार दिया गया है, तो ऐसे ही से याद रखिएगा। और 53 में क्या दिया गया था? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात 53 में कहा गया। जबकि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ये आर्टिकल 73 में दिया गया। इसके बारे में चाहे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बस इतना जरूरी है, अगर आपसे कहे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो ज्यादातर लोग 53 मार के आएंगे, गलत हो जाएगा, 73 मार के आएगा। और अगर आपसे कहेगा कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये बात कहाँ पे दी गई है, तब जवाब होगा आर्टिकल 53। ठीक है। अनुच्छेद 74 में दो बातें हैं। अनुच्छेद 74 के कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके हेड जो है वह कौन होंगे, तथा राष्ट्रपति जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे, और जो राष्ट्रपति होंगे अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेंगे। यानी राष्ट्रपति कुछ करना है तो मंत्रिपरिषद से पूछेंगे। अच्छा, अनुच्छेद 74(2) क्या कहता है कि भाई सुनो, इस प्रश्न का किसी न्यायालय में जांच नहीं किया जाएगा कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी, और यदि दी है तो क्या दी है। ये आप न्यायालय से नहीं कर सकते कि साहब पूछिए कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, नहीं। अनुच्छेद 74(2) कहता है ये सब जानकारी नहीं मिल सकती आपको। चुप मार के वो सलाह देगा और चुप मार के राष्ट्रपति सलाह मान के काम करेंगे। अगला, भारतीय संविधान के डाट में उपबंध दिया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। पता नहीं काहे इस सवाल को इतना पूछा जाता है पेपर में कि पूछिए मत। तो ये बात तो पहले ऐसे याद रखिएगा, 75 में कहा गया है, 75(2) में कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद होगी जिसका गठन 74 के तहत किया गया है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। तो 75 में वैसे कई बातें, कुछ अनुच्छेद है 75 के बारे में, रट लीजिए। देखिए 75 का एक क्या कहता है कि भाई जो प्रधानमंत्री होंगे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और प्रधानमंत्री एक लिस्ट देंगे, और उसमें जो है प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री सलाह देंगे, वह लोग को नियुक्त करेंगे, अपने मर्जी से नहीं करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने मर्जी से करते हैं? नहीं भाई, लोकसभा में जो बहुमत दल का जो सबसे जो जीत करके आता है पार्टी, उसके नेता को चुनते हैं। जैसे मोदी जी को चुना गया। ठीक है। अनुच्छेद 75(1), ये बात थोड़ा सा मजेदार है। 75 का एक क्या कहता है सुनिएगा। एक का क, जो मंत्रिपरिषद होगी ना, इसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो जाएंगी। अगर 550 सदस्य हैं साथी, तो उसका जो 15% होगा, इतने ही मेंबर जो है शामिल हो सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। यानी जो मंत्रिपरिषद बनेगा उसमें जो है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% ही मंत्री रह सकता है। ठीक है। अच्छा, 75 का 2 क्या कहता है? कहता है कि जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब मन तब निकाल देंगे, नहीं साथी। अनुच्छेद 75 का 3 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद जो होगी वह लोकसभा के, अच्छा हम गलत लगा दिए, का टिका हो, हाँ गलत ऑप्शन में दिया था भाई। 15 का 3 कर लीजिए, 2 बार दिया था, हमको ध्यान नहीं पड़ा। 15 का 3 कर लीजिए, यहाँ पे सही कर लीजिए साथ, देखिए 2। अच्छा, 75 का 3 ये कर लीजिए। ठीक है, 75 का 3 कर लीजिए, ध्यान नहीं दिए। गलत नहीं होना चाहिए भाई, हट गया ध्यान से, माफ करिए। देखिए 75 का 3 में क्या कहा गया? जो मंत्रिपरिषद होगी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। 75 का 4, किसी मंत्री द्वारा अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति जो है उसे तीसरी अनुसूची में इस प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार पद की गोपनीयता और शपथ दिलाता है। अब अगर हम आपसे पूछें कि जो मंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो आप कहोगे सर राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ का प्रारूप कहाँ दिया गया? तो आप क्या कहोगे? तीसरी अनुसूची में, आर्टिकल 75 में मार देना, तीसरी अनुसूची में। ठीक है। अगला, नेक्स्ट। भारतीय संविधान की डाट के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह यानी 6 महीने
की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं होगा। ये सिंपल सा कहता है कि मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और वह चाहे लोकसभा या राज्यसभा का कहीं का मेंबर है और लगातार 6 महीने तक वो गायब है, तो 7वां जो महीना आएगा उस समय उसे मंत्री जो हो या कोई हो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उस मंत्री को पद से हटा दिया जाएगा। कौन से आर्टिकल में ये बात लिखी गई है ये आपसे पूछ रहा है। तो साथियों ये बात लिखा गया आर्टिकल 75(5). 75 में कुल 6 बात है, 6 आर्टिकल हैं, तो ये हो गया 75(5) डी होगा आपका सही जवाब। ये 6 माह का समय आपको याद रखना होगा। कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास तक यानी 6 महीने की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, मान लीजिए गायब रहता है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 75 का 6 कहता है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि के द्वारा समय समय पर निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति नहीं संसद। जब तक संसद इस प्रकार की अवधारित नहीं करता तब तक आप जानते हैं दूसरी अनुसूची में जो दिया गया है वेतन भत्ते, उसी के अनुसार इनको वेतन भत्ते मिलते रहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री के संबंध में कहा कि वह राज्य की नौका का कप्तान है। राज्य मतलब यहाँ सरकार से है, सरकार की नौका का कप्तान है। साथियों हेक्टर मुनरो ने बात कहा था, बी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट याद है, इंपॉर्टेंट कर रख लेंगे। जैसे हर्बर्ट मैरिसन ने कहा कि सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री सबसे प्रमुख होते हैं। सर विलियम बर्नर हॉरकॉट ने कहा इन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की उपमा दी है। जबकि आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमण करते हैं। HRG ग्रीव्स ने कहा सरकार देश का प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का हेड होता है। जबकि मुर्रो ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य के नौका का प्रधान होता है, यानी नौका का प्रधान होता है। रैमजे म्योर को याद रखिएगा, इन्होंने राज्य के जहाज का मल्लाह कहा है प्रधानमंत्री को। ये दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल जाता है, पेपर में अगर आ जाए तो कंफ्यूजन बन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, बात सही है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये बात भी सही है। तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, सही है साथी। इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कभी भी हटा सकते हैं। प्रधानमंत्री को तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है साथी। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो बहुमत दल के प्राप्त नेता हैं उन्हें जो है हेड चुन लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी है उसमें बहुमत दल नहीं प्राप्त कर पाती है, जैसे इसी समय आप देख सकते हैं कि मोदी जी को गठबंधन सरकार बनानी पड़ी, ठीक है, क्योंकि बहुमत नहीं उन्हें मिला था। तो वो क्या कर सकते हैं कि लोकसभा में किसी भी दल को जो अगर मान लीजिए बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। और इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः जो सबसे बड़े दल के नेता होते हैं या जो गठबंधन का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और उससे 1 माह के भीतर, ये समय याद रखिएगा, विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहते हैं। ठीक है, जैसे भी मोदी जी के पास समस्या आ गया था तो उन्हें मिलाना पड़ा था। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, आप जानते हैं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, अगला, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो डाडाट के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने दिनों के लिए हम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो साथियों एक न्यायालय ने कहा था कि 6 महीने तक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इस समय में उसे संसद के किसी भी सदन, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। भारतीय संविधान के आधार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का मेंबर हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, विधान परिषद का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। अभी हमने आपसे कहा प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर तय किए जाते हैं। तो अभी आपने देखा किस तरह से संसद के द्वारा वेतन भत्ते तय किए जाते हैं। तो ये वाला आपका गलत रहेगा, कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यह सही आपका हो जाएगा पहला, केवल ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन साथी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्रियों की शक्तियों के बारे में आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। बात तो बिल्कुल सही है, हमने देखा प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के पास यह शक्ति होता है।
दोनों विकल्प सही हो जाएगा, सी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, सही जवाब। ठीक है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करते हैं जिनकी नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं, पूरा लिस्ट देते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को वो अपॉइंट करते हैं मंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय भी आवंटित करते हैं, जैसे जो मंत्रालय वगैरह होते हैं ना, वो प्रधानमंत्री ही तय करते हैं। वह किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं या उसे राष्ट्रपति को बर्खास्त करने के लिए भी कह सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो खुद त्यागपत्र दे देंगे, इससे पूरा मंत्रिमंडल ही साथी पूरी मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, अपना खुद का पद त्याग करके पूरी मंत्रिमंडल को वो चाहे बर्खास्त कर सकते हैं। आगे अगला जो हमारा यूनिट होगा उसके बारे में देखेंगे, तो आगे हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे साथी। मंत्रिपरिषद के बारे में रुक जाइए, साफ से लिख देते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो नोट करेंगे जो मंत्रिपरिषद होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो महान्यायवादी चैप्टर है साथी, यही का जो पार्ट है महान्यायवादी, थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, वहां कवर करेंगे। दोनों के 10 सवाल होंगे। साथ साथ में हम स्टार्ट करेंगे संसद। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अध्याय 2 संसद है, 30 सवाल हम संसद के करेंगे कल। तो कल का वीडियो जो होगा सेट नंबर 7 होगा, उसमें हम इन तीनों पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।